साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार का सिवान जिला एक बार फिर से सुलगने वाला है और हो सकता है ये जिला खून खराबा का भी गवाह बन जाए। तो पूरा किस्सा सुनिए। साथियों, सिवान से मेरा बचपन का नाता है। मेरे चाचा जो अब दिवंगत हो गए, डॉक्टर बीएल दास, एक जमाने में सिवान के सबसे बड़े डॉक्टर हुआ करते थे। बचपन में मैं सिवान जाता तो हॉस्पिटल रोड में जो उनका क्लिनिक है वहां मेला लगा रहता था, और फिर हम लोग दरबार सिनेमा हॉल में सिनेमा भी देखने जाते थे। 1974 में मैंने दरबार सिनेमा हॉल में जाकर एक फिल्म देखी थी, रामपुर का लक्ष्मण। उसी सिवान में 1990 के दशक में एक खूंखार अपराधी का उदय हुआ। उस क्रिमिनल का नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन पहले जीरादेई का विधायक बना और बाद में 4 बार सिवान से लोकसभा सांसद रहा। शहाबुद्दीन के गिरोह ने पूरे सिवान में अपराधों का नंगा नाच किया और पूरे सिवान को दहशत में लगभग 1 दशक तक या उससे भी ज्यादा रखा। मोहम्मद शहाबुद्दीन के गिरोह ने 1996 में उस समय के जो एसपी थे सिवान के, संजीव कुमार सिंघल, उन पर गोलियां चलाई। सिंघल साहब दुम दबाकर भागते देखे गए और उसके बाद शहाबुद्दीन के गिरोह का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच गया। शहाबुद्दीन के गिरोह ने 1997 में चंद्रशेखर उर्फ चंदू की हत्या करवा दी, जो एक समय में जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे और बहुत ही पॉपुलर छात्र नेता थे। चंद्रशेखर का कसूर बस इतना था कि उसने माफिया के खिलाफ सिवान में आवाज बुलंद की थी। 2001 में शहाबुद्दीन के गिरोह की वजह से लोमहर्षक प्रतापपुर कांड घटित हुआ। शहाबुद्दीन गिरोह के एक व्यक्ति ने एक डीएसपी को थप्पड़ मार दिया। उसके बाद पुलिस वाले इतने आक्रोशित हो गए कि पुलिस वाले शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर पहुंच गए, जो हुसैनगंज ब्लॉक में आता है, और बहुत गोलियां बरसाई गई शहाबुद्दीन के लोगों पर। उसमें शहाबुद्दीन गिरोह के कई लोग मारे गए और मोहम्मद शहाबुद्दीन एक बुज़दिल की तरह बुर्का पहनकर भाग निकला। शहाबुद्दीन की जब हैवानियत का दौर था तो उसने चंदा बाबू नाम के एक व्यवसायी के 2 बेटों को तेजाब से जलाकर मार डाला। आप सोच सकते हैं कि तेजाब से जलने की जो मौत होगी वो कितनी खौफनाक होगी, कितनी दर्दनाक होगी। और चंदा बाबू का जो एक तीसरा बेटा था, जो इस मामले का चश्मदीद था, उसकी भी हत्या 1 साल बाद गोली मारकर की गई। गौशाला रोड में चंदा बाबू रहते थे। उन्होंने बहुत बहादुरी से शहाबुद्दीन को ललकारा और शहाबुद्दीन से लोहा लिया। साथियों, मोहम्मद शहाबुद्दीन का आतंक ऐसा हो गया था कि आईपीएस अधिकारी सिवान का एसपी बनने से घबराने लगे थे। ये 2005 के आसपास की बात है। एक आईपीएस को सिवान का एसपी तैनात किया राज्य सरकार ने, तो वो उन्होंने सिक रिपोर्ट कर दिया, यानी कि उन्होंने डॉक्टर से मेडिकल रिपोर्ट भिजवा दी कि ये बीमार पड़ गए हैं और ड्यूटी के लायक नहीं रह गए हैं। ऐसी हालत थी। मुझे अभी भी याद है, सन 2005 में मैं जब बक्सर जिले का एसपी हुआ करता था तो मुझे डीजीपी महोदय का फोन आया, जिनका नाम था मिस्टर आशीष रंजन सिन्हा। मिस्टर AR सिन्हा ने मुझे कहा फोन पर कि अमिताभ, सिवान कोई भी एसपी जाने को तैयार नहीं है, हम लोग तुम्हें भेज रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल, जहां भेजा जाए मैं जाऊंगा। तो इस तरह मैंने सामान पैक भी करना शुरू कर दिया कि अब तो डीजीपी साहब का फोन आ गया है, मुझे सिवान जाना है। लेकिन उन दिनों बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और बूटा सिंह, सरदार बूटा सिंह बिहार के गवर्नर हुआ करते थे। जब मेरे नाम की सूचना शहाबुद्दीन को मिली तो शहाबुद्दीन के कान खड़े हो गए और शहाबुद्दीन ने दौड़ भाग करके, तो मेरा तबादला था सिवान, उस तबादले को रुकवा दिया, रद्द करवा दिया। तो ये ताकत थी शहाबुद्दीन की। मुझे अभी भी याद है कि 2005 में ही शहाबुद्दीन बक्सर आने वाला था और उसका कार्यक्रम का नाम था कारवां ए बेदारी। हिंदी में इसको कहेंगे जागरूकता यात्रा। कारवां ए बेदारी
में शहाबुद्दीन आने वाला था और उसके स्वागत के लिए बक्सर के बहुत सारे गुंडे मवाली भी तत्पर थे। उस समय ऐसे हालात थे कि शहाबुद्दीन पर 8 वारंट निकले हुए थे। मैंने सोचा कि इसी मौके पर शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया जाए। मैंने मुख्यालय पत्र लिखा, अतिरिक्त बल की मांग की, एसटीएफ के कमांडो सबकी मांग की। ये खबर भी शहाबुद्दीन तक पहुंच गई और उसने जो कारवां ए बेदारी कार्यक्रम था बक्सर का, उसको रद्द कर दिया। 2005 में ही शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी गौरी कुमारी नाम की एक बहादुर दारोगा ने, बहादुर सब इंस्पेक्टर ने दिल्ली के संसद मार्ग से की। ये बात भी ध्यान देने की है कि बड़े बड़े जांबाज आईपीएस जिस शहाबुद्दीन के नाम से दुम दबा लेते थे, गौरी कुमारी नाम की एक सब इंस्पेक्टर ने शहाबुद्दीन को धर दबोचा और शहाबुद्दीन को लुंगी पहने ही थाना में ले आई। शहाबुद्दीन को कपड़े बदलने का भी मौका नहीं दिया गया। इसके बाद शहाबुद्दीन जेल गया। जेल में भी वो बाकायदा दरबार लगाता था, जिस दरबार में बिहार सरकार के मंत्री लोग जाते थे। गफूर साहब थे बिहार सरकार के मंत्री, वो गए थे और उनकी तस्वीर भी बहुत वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर। शहाबुद्दीन के लोगों ने ही बाद में हिंदुस्तान अखबार के रिपोर्टर राजदेव रंजन की भी हत्या करवा दी। शहाबुद्दीन को बाद में सीवान से भागलपुर जेल ट्रांसफर किया गया। भागलपुर जेल से जमानत मिलने पर जब वो सीवान आया तो लगभग 500 गाड़ियों के काफिले में आया। इतनी गाड़ियां अमेरिका के राष्ट्रपति के काफिले में नहीं रहती है। बाद में प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उन्होंने शहाबुद्दीन की जमानत को चुनौती दी। शहाबुद्दीन की जमानत रद्द हुई। उसको तिहाड़ जेल दिल्ली भेजा गया, जहां वो कोरोना का शिकार हो गया और 1 मई 2021 को मोहम्मद शहाबुद्दीन ने तिहाड़ जेल के कैदी के रूप में दम तोड़ दिया। इस तरह शहाबुद्दीन का अध्याय खत्म हुआ। शहाबुद्दीन के नाटक पर पर्दा गिरा। अब साथियों, शहाबुद्दीन के जाने के बाद सीवान में जो वैक्यूम पैदा हुआ, उसको भरने के लिए उसकी पत्नी हिना शहाब और उसका बेटा उसामा शहाब आगे आए हैं। हिना शहाब पहले भी 3 बार चुनाव लड़ चुकी है, तीनों बार हार चुकी है। उसामा शहाब भी शहाबुद्दीन के ही नक्शे कदम पर चल रहा है। ये लोग बहुत चाहते थे कि आरजेडी इनको टिकट दे, लेकिन तेजस्वी यादव ने हिना शहाब से दूरी बना ली है। अभी हाल के दिनों में तेजस्वी यादव जब गए थे जन विश्वास यात्रा में सीवान, तो लोगों की नजरें थी कि मंच पर हिना शहाब नजर आएगी या नहीं आएगी, लेकिन हिना शहाब का दूर दूर तक पता नहीं था। और ऐसे भी आजकल तेजस्वी यादव कहते हैं कि राजद जो है वो माए की नहीं बाप की पार्टी है। माए का मतलब होता है मुस्लिम यादव और बाप का मतलब होता है BAAP, बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और पुअर। तो तेजस्वी यादव अब राजद को माए से बाप की पार्टी में बनाने में लगे हुए हैं और उन्होंने हिना शहाब को किनारे कर दिया है। तो अब खबर यह है कि हो सकता है हिना शहाब आने वाला लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़े, या हो सकता है जो ओवैसी की पार्टी है ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसकी कैंडिडेट बने। ओवैसी की जो पार्टी है वो पहले हैदराबाद की एक लोकल पार्टी हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में ओवैसी ने उसका मतलब ऑल इंडिया विस्तार किया है और अब बिहार से, यूपी से भी उसके उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। तो अब इसकी भी संभावना है। और सीवान में मैं बताऊं, एक और गिरोह सक्रिय है जिसका नाम है खान ब्रदर्स, हिंदी में कहेंगे खान बंधु। ये 2 खान बंधु हैं, रईस खान और अयूब खान। ये दोनों पहले मोहम्मद शहाबुद्दीन के गिरोह के ही हुआ करते थे। बाद में शहाबुद्दीन से इनकी अदावत हो गई और इन लोगों ने एक अलग गिरोह बना लिया। तो रईस खान और अयूब खान या तो खुद खड़े होंगे या खुद खड़े होने की हालत में नहीं हो तो हो सकता है वो भी अपनी ओर से कोई उम्मीदवार खड़ा करे। और सीवान की जो मौजूदा सांसद हैं कविता सिंह का पति अजय सिंह भी एक खूंखार अपराधी है। मतलब ऐसा है कि सीवान में एक से एक अपराधी, गुंडे, मवालियों का आमना सामना होने जा रहा है। और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि ये सीवान राजेंद्र बाबू की भूमि है। सीवान के जीरादेई में ही देश रत्न राजेंद्र प्रसाद पैदा हुए थे, जो इस देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। और ये सीवान मौलाना मजहरुल हक जैसे महापुरुष की भूमि है, जिन्होंने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। मौलाना मजहरुल हक ने लंदन में गांधी जी के साथ कानून की पढ़ाई की थी। आज उस सीवान की सरजमीन पर एक खून खराबे की स्थिति है। तो साथियों, आजकल एक नया चलन शुरू हुआ है शहाबुद्दीन के चमचों के बीच। वे शहाबुद्दीन को डॉक्टर शहाबुद्दीन कहकर पुकारते हैं। ऐसा लगता है कि शहाबुद्दीन साहब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर हुआ करते थे, जबकि हकीकत यह है कि शहाबुद्दीन एक गुंडा था, मवाली था, खूनी था, क्रिमिनल था, माफिया था, जिसने बिहार को जंगल राज में बदलने में कोई कसर उठा नहीं रखी थी। तो साथियों, आज की कहानी यही है कि सीवान में कुछ भी हो सकता है।
बिहार की पुलिस को चौकन्ना रहना चाहिए और चुनाव आयोग को भी चौकन्ना रहना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से सबको आगाह करता हूं। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डालिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय